Hello students, welcome to Bo Thakur IAS Academy YouTube channel. This is weekly news analysis program और आज के इस वीडियो में हम 19 नवंबर से लेकर 25 नवंबर के बीच में जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आए हैं उन सभी आर्टिकल्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं आज के इस वीडियो में हम किन किन टॉपिक्स पर चर्चा करने वाले हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा एज यूजुअल इंपॉर्टेंट डेज ऑफ वीक, यानी कि बीते हुए हफ्ते में जो भी इंपॉर्टेंट डेज आए हैं उन सभी डेज के बारे में यहाँ पर डिटेलिंग करेंगे। आवर नेक्स्ट टॉपिक वुड बी हाइड्रोजन वैलीज। अगला टॉपिक है WWF रिपोर्ट ऑन अमेजॉन फॉरेस्ट, यानी कि अमेजॉन फॉरेस्ट से रिलेटेड WWF वर्ल्ड वाइड फंड ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया है, उस रिपोर्ट के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज मूली बैम्बू। मूली यानी कि रेडिश नहीं, दिस इज अ काइंड ऑफ स्पीशीज ऑफ बैम्बू हम कह सकते हैं, उसके बारे में डिटेलिंग करेंगे। अगला टॉपिक है इंडिया लॉन्चेस ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ SEO फॉर 2023 फॉर अ सिक्योर SEO। यहाँ पर हम सिक्योर SEO क्या है और ये वेबसाइट क्या है उसके बारे में डिटेलिंग करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज बिगेस्ट मणिपुर फेस्टिवल शंघाई कमेंसेस ऑन द स्टेट। फेस्टिवल शंघाई मणिपुर का एक फेस्टिवल है, इसके बारे में हम जानेंगे। और हमारा आज का लास्ट टॉपिक होगा साइंटिस्ट डिसाइड ऑन न्यू मेट्रिक प्रीफिक्सेस। SI यूनिट्स होती हैं, आप जानते हैं इसके बारे में, तो नए प्रीफिक्सेस डिस्कवर किए हैं उसके बारे में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। टुडे आई एम हैविंग लिटिल कोल्ड सो प्लीज़ बेयर विथ माई वॉइस। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू इंसिस्ट यू प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बो ठाकुर IAS अकेडमी यूट्यूब चैनल। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। यू जस्ट नीड टू टाइप इन @BIS Academy, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। फॉलो दैट टू गेट ऑल द रेगुलर अपडेट्स एंड येस प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ऑफ यूट्यूब चैनल ताकि आपको सारे वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स रेगुलरली मिलते रहें, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट डेज ऑफ वीक। और हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट डे आता है 19 नवंबर, वर्ल्ड टॉयलेट डे। टॉयलेट के ऊपर एक मूवी भी बनी है बॉलीवुड में, अगर आपने देखा नहीं है तो देख लीजिए। उसको देखने के बाद आपको टॉयलेट का क्या इंपॉर्टेंस है, सैनिटेशन का क्या इंपॉर्टेंस है वो समझ में आएगा। 2013 से ही हर साल पूरे दुनिया भर में टॉयलेट डे सेलिब्रेट किया जाता है ताकि लोगों तक टॉयलेट यानी कि सैनिटेशन का इंपॉर्टेंस बताया जा सके, उसके बारे में अवेयरनेस फैलाया जा सके। पूरे दुनिया में 3.6 बिलियन लोग ऐसे हैं जो कि सेफली मैनेज सैनिटेशन उनके पास नहीं है, उनको बाहर जाना पड़ता है या फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। यहाँ पर जो भी ग्लोबल सैनिटेशन क्राइसिस है, यानी कि लोगों के घर में टॉयलेट्स नहीं हैं या फिर उनके पास इश्यूज़ हैं, कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं, उससे रिलेटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल नंबर 6 सैनिटेशन एंड वाटर फॉर ऑल बाय 2030, इसके लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है ताकि लोगों तक अवेयरनेस फैलाया जा सके और लोग इसके लिए काम कर सकें। इस साल 2022 में कैंपेन भी लाया गया था मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, यानी कि हम जानते हैं अगर सैनिटेशन सिस्टम इनप्रॉपर है, अगर प्रॉपरली उसको मैनेज नहीं किया गया है तो जो भी हमारे अंडरग्राउंड वाटर है, रिवर है, लेक्स है, सॉइल्स है, ये सब सारे पोल्यूटेड हो जाते हैं। पोल्यूटेड क्यों हो जाते हैं? क्योंकि सैनिटेशन दो तरीके होता है, आप जानते हैं। अगर सिटीज़ में आप देखेंगे या फिर गांव में आप देखेंगे तो एक टैंक खोदा जाता है, सैनिटेशन टॉयलेट होता है, वहाँ का सारा वेस्ट मटेरियल उस टैंक में जाता है। अगर इस टैंक को प्रॉपर बनाया नहीं जाएगा तो यहाँ से अंडरग्राउंड तक वो सारे जो वेस्ट होते हैं वो अंडरग्राउंड पानी पहुँच जाएगा और ये पोल्यूटेड हो जाएगा, राइट। उसी तरीके से सीवेज सिस्टम होता है, शहरों में आपने सीवेज सिस्टम देखा होगा। तो ये सीवेज सिस्टम क्या होता है, इनका जो भी वेस्ट मटेरियल हो जाता है अल्टीमेटली वो रिवर्स में डंप किया जाता है। तो हमारे नदियाँ भी इससे पोल्यूट हो रही हैं, दिक्कत हो रहा है, इसलिए इनको वेस्ट मैनेजमेंट जो भी होता है वो करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। 2022 का वर्ल्ड टॉयलेट डे का सेंट्रल मैसेज क्या है? सेफली मैनेज सैनिटेशन प्रोटेक्ट्स ग्राउंड वाटर फ्रॉम ह्यूमन वेस्ट पोल्यूशन, राइट। जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, अगर प्रॉपरली सैनिटेशन मैनेज नहीं होगा तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है अंडरग्राउंड वाटर के लिए। 2022 के वर्ल्ड टॉयलेट डे से की मैसेजेस आप देखें तो सेफ सैनिटेशन प्रोटेक्ट्स अंडरग्राउंड वाटर, ये हमने ऑलरेडी जान लिया। सैनिटेशन मस्ट विथस्टैंड क्लाइमेट चेंज। अब जो भी सैनिटेशन हो रहे हैं, क्लाइमेट साथ बदलती हैं, चीज़ें होती हैं, तो जो भी सैनिटेशन जो भी सिस्टम बनाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं क्लाइमेट चेंज में उसमें प्रॉब्लम आ जाए या फिर डैमेज हो जाए, उन सारे क्लाइमेट चेंज को वो सैनिटेशन सिस्टम झेल सके। सैनिटेशन एक्शन इज़ अर्जेंट। तो ये 3 मैसेज आप इस साल के वर्ल्ड टॉयलेट डे से मिल सकता है आपको, राइट। आवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे इज़ यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे। ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? 20 नवंबर, राइट। कब से किया जा रहा है? तो 20 नवंबर 2016 से हर साल यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे मनाया जा रहा है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए इंडिया में चिल्ड्रन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है तो वो है 14 नवंबर। लास्ट वीडियो में हमने देखा था 14 नवंबर के दिन, जो कि हमारे देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका बर्थडे भी है, तो इसी दिन को हम चिल्ड्रन डे मनाते हैं इंडिया में। लेकिन यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे की बात करें तो वे 20 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल पूरे दुनिया में। इसका एम क्या होगा? तो जैसा कि इंडिया में वो चिल्ड्रंस डे क्यों मनाया जाता है, ताकि बच्चों के वेलफेयर के लिए काम किया जा सके, उसी तरीके से यहाँ भी यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे ऑलमोस्ट सिमिलर पर्पस के लिए ही सेलिब्रेट किया जाता है। 20 नवंबर को ही क्यों किया जाता है? क्योंकि इसी दिन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली UNGA ने राइट ऑफ चाइल्ड इन 1959 में अडॉप्ट किया था, राइट। इसीलिए यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे 20 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है।
Our next important day is 21st November, which is celebrated as World Television Day. अब आपके ज़िंदगी में टेलीविज़न का क्या इंपॉर्टेंस है आप बहुत ही अच्छे से जानते हैं। आज के दिन में मोबाइल आ गया है, इंटरनेट आ गया है, कंप्यूटर आ गया है, लैपटॉप आ गया है, तो टेलीविज़न का इंपॉर्टेंस हो सकता है कम हो गया हो। लेकिन आज से कुछ साल पहले टेलीविज़न का कम्युनिकेशन में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि टेलीविज़न के ज़रिए ही आप न्यूज़ देखते थे, दुनिया से कनेक्ट होते थे। 21 नवंबर और 22 नवंबर 1996 में यूएन ने अपना सबसे पहला वर्ल्ड टेलीविज़न फोरम लॉन्च किया था। इसी वजह से 21 नवंबर को वर्ल्ड टेलीविज़न सेलिब्रेट किया जाता है। तो टेलीविज़न क्या है? एक तरीके का ये प्लेटफॉर्म है। आपके पास टेलीविज़न पे बहुत सारे चैनल्स आते हैं, न्यूज़ चैनल्स आते हैं, कार्टून्स आते हैं, मूवीज़ आते हैं। तो एक तरीके से ये मीडिया कंजप्शन का सोर्स है। आप बात करें वीडियो कंजप्शन का, ये सबसे बड़ा सोर्स है टेलीविज़न, राइट? इसीलिए वर्ल्ड टेलीविज़न 21 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। Our next important day is again 21st November, which is celebrated as World Hello Day. आप किसी को भी कॉल करते हैं तो सबसे पहला शब्द क्या निकलता है? हेलो, यानी कि आप कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसीलिए 21 नवंबर को 180 देश मिलकर वर्ल्ड हेलो डे सेलिब्रेट करते हैं, ताकि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का जो इंपॉर्टेंस है पीस मेंटेन करने के लिए उसको हाईलाइट किया जा सके। जनरली क्या हो जाता है, किसी भी वायलेंस को, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए झगड़े का इस्तेमाल किया जाता है, लोग झगड़ते हैं। लेकिन अगर किसी चीज़ को डायलॉग के थ्रू, अगर बात के थ्रू सॉल्व किया जा सके, वो ज़्यादा बेहतर होगा। इसीलिए 21 नवंबर को डेडिकेट किया गया है वर्ल्ड हेलो डे के लिए। आवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे इज़ 24 नवंबर, यानी कि लचित दिवस। लचित बोरफुकान एक कमांडर रह चुके हैं अहोम किंगडम पे। अहोम किंगडम प्रेजेंट में आसाम में लाई करता है और लचित को 1671 में बैटल ऑफ सराय घाट के लीडरशिप के लिए जाना जाता है। बहुत ही अच्छे ये लीडर रह चुके हैं, राइट? और करेंटली इनका 400th बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है। इवन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, इन्होंने भी ट्वीट किया है, ग्रीटिंग्स ऑन लचित दिवस। दिस लचित दिवस इज स्पेशल बिकॉज वी मार्क द 400th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द ग्रेट लचित बोरफुकान, राइट? तो इसके लिए यहाँ पर ही सेलिब्रेट किया जाता है। इनके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी बन सकती है, बिकॉज बहुत ही डिटेल की ज़रूरत होगी। सो आई एम नॉट गोइंग वेरी डिटेल इन टू इट। इफ़ यू वांट अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस टॉपिक, प्लीज़ राइट डाउन ऑन द कमेंट बॉक्स। इसको हम डिटेल में समझाएंगे, राइट? मूव करते हैं अपने इंपॉर्टेंट डे की तरफ। 25 नवंबर, इसको हम इंटरनेशनल डे ऑफ एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेलिब्रेट करते हैं। क्यों? WHO ने एक रिपोर्ट पब्लिश किया था ईयर 2021 में कि वुमेन के अगेंस्ट क्या वायलेंस होता है। तो इसमें पाया गया 3 में से 1 महिला अपने पूरी ज़िंदगी में किसी भी तरीके के फिजिकल या फिर सेक्सुअल वायलेंस से होकर गुजरती हैं। ये चाहे इंटीमेट पार्टनर्स हो या फिर सेक्सुअल वायलेंस नॉन पार्टनर से हो, किसी तरीके का वायलेंस से वो गुजरती हैं। यूएन की रिपोर्ट के अनुसार 137 वुमेन्स ऐसे हैं जो कि अपने फैमिली मेम्बर के द्वारा ही हर दिन मारे जा रहे हैं, और इनमें से 40% वुमेन जो हैं, जो भी एक्सपीरियंस करती हैं वायलेंस, वो किसी तरीके का रिपोर्ट नहीं करते हैं, राइट? इस साल का थीम क्या है? यूनाइट, एक्टिविज्म टू एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन्स एंड गर्ल्स इस साल का थीम है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। टॉपिक क्या है हमारा? साइंस एंड टेक से रिलेटेड है, स्कीम्स और पॉलिसीज में भी आता है। हाइड्रोजन वैली के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो खबरों में क्या है हम देख लेते हैं। DST under Clean Hydrogen Mission of Mission Innovation has set in motion to process the identifying and setting up 3 hydrogen values by 2030, यानी कि 2030 तक 3 हाइड्रोजन वैलीज़ को सेट किया जाएगा। अब ये हाइड्रोजन वैलीज़ क्या है यहाँ पर, ये जान लेना इंपॉर्टेंट है। तो हाइड्रोजन वैली क्या होता है? आप जनरल टर्म में वैली की बात करें तो कोई भी 2 पहाड़ों के बीच का जो स्पेस होता है उसको हम वैली कहते हैं। वैली में क्या होता है? पूरे लोग बसे होते हैं, घर बने होते हैं। तो उसी तरीके से हाइड्रोजन वैली का मतलब ये होता है, एक तरीके का जोग्राफिकल एरिया होता है, चाहे वो शहर हो सकता है, रीजन हो सकता है, आइलैंड हो सकता है, इंडस्ट्रियल क्लस्टर हो सकता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन एप्लीकेशन को कंबाइन किया जाता है। जैसे कोई चीज़ होता है, कोई फ्यूल होता है, कोई सोर्स होता है, तो उसका एक एप्लीकेशन होता है, तो उसके मल्टीपल एप्लीकेशन भी हो सकते हैं। जैसे इंटरनेट मान लीजिए आप है, तो इंटरनेट के बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं। एक इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में आपने सुना होगा। तो इसी तरीके से हाइड्रोजन के जो भी एप्लीकेशन होते हैं, सबको एक कंबाइन करके हाइड्रोजन इकोसिस्टम बनाना। जहाँ पर हाइड्रोजन इकोसिस्टम बन गया, उसको हम हाइड्रोजन वैली कह सकते हैं, राइट? अब मिशन इनोवेशन क्या है? एक तरीके का ये ग्लोबल इनिशिएटिव है। 23 कंट्रीज़ और यूरोपियन कमीशन मिलाकर, इन लोगों मिलकर मिशन इनोवेशन लॉन्च किया है, जिसके अंतर्गत हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल यूज़ करने के लिए यहाँ पर काम किया जा रहा है। और ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि पेरिस एग्रीमेंट का जो नेट ज़ीरो का गोल है, उसको ये एक्सेलरेट करेगा। हाइड्रोजन वैलीज़ को थोड़ा और जान लेते हैं। जैसा कि हमने देखा हाइड्रोजन वैली क्या होता है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्यूल, राइट? तो इसको शोकेस करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है आम पब्लिक के लिए, क्योंकि डिसीजन उन्हीं के लिए बनाया जा रहा है। अब हम जानते हैं हाइड्रोजन फ्यूल जो होता है, वो सिस्टम उनके अलग अलग होते हैं, उसके एप्लीकेशन अलग अलग होते हैं। तो उसके कॉम्बिनेशन को कितना इफेक्टिवली इकॉनमी में हम यूज़ कर सकते हैं, उसको शोकेस करने के लिए हाइड्रोजन वैलीज़ इंपॉर्टेंट है।
हम देखते हैं कि बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं, सिंगल प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसके मैच्योरिटी और बेनिफिट हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके दिखाए जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या आता है, आइसोलेशन होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा लिमिटेड साइज़ में होते हैं, यानी कि बहुत अच्छे से बेनिफिट हम उसका नहीं ले पाते हैं। जैसे अगर हम इंटरनेट का एग्जांपल लें तो इंटरनेट को अगर हम अच्छे तरीके से यूज़ करें तो उससे मल्टीपल यूज़ आ जाते हैं, राइट। तो उसी तरीके से हाइड्रोजन फ्यूल को भी हम क्या करते हैं, अगर हम कॉम्बिनेशन में यहाँ पर उसके एप्लीकेशन को दिखाएं, यूज़ करें, उसको टेक्नोलॉजी पे काम करें तो बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है। अब हाइड्रोजन वैलीज़ का रेप्लिकेशन एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। मतलब क्या होता है, कोई भी टेक्नोलॉजी होता है, जैसे एक बार टेक्नोलॉजी बन गई तो उस टेक्नोलॉजी को हम रेप्लिकेट करके उसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं दूसरी जगह के। लेकिन हाइड्रोजन वैलीज़ का रेप्लिकेशन इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि जोग्राफिकल कंडीशन, एक तरीके का ये फ्यूल है, अब अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग प्लेसेस में जोग्राफिकल कंडीशन अलग होती है, इसी तरीके से रेप्लिकेशन जो होते हैं थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब अलग अलग कंट्रीज़ की इकोनॉमिक कंडीशन अलग हो सकती है, जो पॉलिटिकल इश्यूज़ हो सकते हैं, एनवायरमेंटल सिचुएशंस अलग हो सकती है, तो उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस बेस को तैयार करने में प्रॉब्लम आ सकती है। इसी तरीके से यहाँ पर हाइड्रोजन वैली पर यहाँ पर काम किया जा रहा है। अभी हम प्रेजेंट में देखें तो जो भी रिन्यूएबल एनर्जी है कौन कौन से हैं, सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, या फिर हाइड्रो पावर प्लांट हो गया, तो ये सारे रिन्यूएबल एनर्जी है। अब हम कहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इवन न्यूक्लियर एनर्जी भी एक तरीके का एनर्जी है। तो अब जो शिफ्टिंग हो रही, ट्रांजिशन हो रहा है, वो हाइड्रोजन इकोनॉमी की तरफ हो रहा है। तो इसी तरीके से जो लोकेशन पे डिपेंडेंसी है वो बढ़ सकता है और उसका टेक्नोलॉजी पे और ज़्यादा काम करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। हाइड्रोजन क्या है, तो हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल में सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट है, आप ये जानते हैं। हाइड्रोजन कैसे लिखते हैं हम, हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता है, 2 एलिमेंट होते हैं H2, ये हाइड्रोजन फॉर्मूला होता है। अब पाए कहाँ जाते हैं, तो लगभग हर मटेरियल में आप कह सकते हैं ये पाए सकते हैं। 75% नॉर्मल मैटर जो भी है उसमें हाइड्रोजन होता है, राइट। अब हाइड्रोजन होता कैसा है, तो ये कलरलेस है, ओडरलेस है, टेस्टलेस है, नॉन टॉक्सिक है और हाईली कंबस्टिबल है, यानी कि बहुत आसानी से जल जाता है अगर ऑक्सीजन के साथ में इसको जलाया जाए। तो ये एक तरीके का बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्यूल बन सकता है। और सबसे बड़ी बात, हाइड्रोजन ज़ीरो एमिशन फ्यूल है। अगर ऑक्सीजन के साथ हम हाइड्रोजन को जलाते हैं तो इसमें किसी भी तरीके का एमिशन नहीं निकलता है। तो ये इंटरनल कंबशन इंजन में एज अ फ्यूल यूज़ हो सकता है, इसीलिए हाइड्रोजन पर बहुत ही ज़्यादा काम किया जा रहा है। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन की बात करें तो ये मेनली, इसके अलावा भी बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन यहाँ पर ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन और ग्रीन हाइड्रोजन है, ये मेजर टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन हैं। अब इनका पहचान कैसे करते हैं, तो नेचुरल गैस से जो भी हाइड्रोजन निकलता है उसे हम ग्रे हाइड्रोजन कहते हैं। वैसे दोनों केस में नेचुरल गैस है यहाँ पर, ब्लू हाइड्रोजन में भी और ग्रे हाइड्रोजन में। यहाँ पर डिफरेंस क्या आता है, तो ये नेचुरल गैस को हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड में स्प्लिट कर देता है, ऐसे हाइड्रोजन को हम ग्रे हाइड्रोजन कहते हैं। ब्लू हाइड्रोजन में मतलब क्या होता है, नेचुरल गैस हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड में इसमें भी स्प्लिट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर किया जाता है या फिर रीयूज़ किया जाता है। वहीं ग्रे वाले में क्या होता है, इसको एमिट कर दिया जाता है एटमॉस्फेयर में। ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, तो यहाँ पर वाटर को स्प्लिट किया जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। वाटर का फॉर्मूला क्या है, H2O, तो इसको स्प्लिट कर दिया जाता है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड एमिट नहीं होता है, इसीलिए इसको हम ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं, राइट। दिस वॉज ऑल अबाउट हाइड्रोजन वैली, राइट। अब हम देख लेते हैं नेशनल हाइड्रोजन मिशन के बारे में। तो 2021 और 22 की यूनियन बजट के दौरान नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन अनाउंस किया गया था, ताकि हाइड्रोजन को एज ए एनर्जी सोर्स यूज़ करने के लिए एक रोड मैप तैयार किया जा सके। अब ये जो रोड मैप बनेगा वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म करके रख देगा। कैसे, फिलहाल में अभी कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं, पेट्रोल, डीजल, CNG, नेचुरल गैस, ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए। यहाँ तक अभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी यूज़ हो रहा है, आगे चलकर हाइड्रोजन एज अ फ्यूल यूज़ होने वाला है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म करने वाला है। तो जो भी हाइड्रोजन जानते हैं बहुत ही अबंडेंट प्रेजेंट है अर्थ पे, तो इसको इजीली कैपिटलाइज किया जा सकता है, इसको इजीली एक तरीके से क्लीन फ्यूल ऑप्शन की तरह यूज़ किया जा सकता है। तो यहाँ पर स्ट्रेटजी बनाई गई है शॉर्ट टर्म के लिए 4 साल के लिए, और लॉन्ग टर्म के लिए भी स्ट्रेटजीज बनाई गई हैं जो कि 10 साल के लिए होंगी, राइट। इसका एम क्या है, तो इंडिया को एज अ ग्लोबल हब बनाना, किसके लिए, हाइड्रोजन के मैन्युफैक्चरिंग के लिए। क्यों, ताकि हाइड्रोजन के एज अ फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी में यूज़ किया जा सके और हमारे अर्थ को बचाया जा सके, और यहाँ पर इकोनॉमिकली भी कंट्री को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, इसीलिए हाइड्रोजन वैली प्लेटफॉर्म भी तैयार किया जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ अमेजॉन रेन फॉरेस्ट। यहाँ पर एक रिपोर्ट आया है वर्ल्ड वाइड फंड से, तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। GS पेपर 3 एनवायरनमेंट का पार्ट है ये। तो यहाँ पर बताया गया है अमेजॉन रेन फॉरेस्ट है जो कि कार्बन सिंक काम करता है, या फिर प्लैनेट का लंग भी कहते हैं हम अमेजॉन फॉरेस्ट को, वो क्राइसिस में है, यानी कि डिप्लीट हो रहा है। आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं अमेजॉन फॉरेस्ट कहाँ पर है, ये पूरा अमेजॉन फॉरेस्ट है। तो एक तरीके के अमेजॉन रिवर का बेसिन का भी काम करता है, और ये बहुत सारे कंट्रीज़ में फैला हुआ है। ब्राज़ील का तो ये 40% हिस्सा में अमेजॉन फॉरेस्ट है, राइट। यहाँ पर अगर हम बात करें, देखिए इसे प्लैनेट का लंग क्यों कहा जाता है, तो फॉरेस्ट कवर यहाँ पर अलग अलग कंट्रीज़ में, या फिर मेजर फॉरेस्ट कवर्स की बात करें तो रेस्ट ऑफ ट्रॉपिक्स का कवर आप देख सकते हैं ब्लू कलर में 13% दिखाया गया है।
इंडो बर्मा का जो फॉरेस्ट कवर है वो 4% दिखाया गया है। सुंडरलैंड का जो फॉरेस्ट कवर है वो 5% दिखाया गया है। ऑस्ट्रेलियासिस में 7%, कॉन्गो में 17%, लेकिन अमेजॉन ये 54%, यानी कि मोर देन 50% ऑफ फॉरेस्ट कवर ऑन द अर्थ इज़ अमेजॉन। इसीलिए इसको प्लैनेट का लंग्स भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि 35% रेन फॉरेस्ट या तो डिग्रेड हो गया है या फिर वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? डिस्ट्रक्शन हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, तो बहुत सारे रीजंस हैं जिसके वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। फाइंडिंग्स क्या है इस रिपोर्ट की? तो यहाँ पर बताया गया है अमेजॉन का जो फॉरेस्ट है वो डिफॉरेस्टेशन, फायर्स और डिग्रेडेशन के लिए वजह से बहुत ही ज़्यादा खतरे में है, मतलब वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। सरफेस जो वाटर है अमेजॉन फॉरेस्ट में वो लगातार कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो भी रिवर्स है वो पोल्यूटेड है, पोल्यूशन की वजह से वहाँ का जो वाइल्ड लाइफ है वो ख़त्म होता जा रहा है, जो भी रिवर में स्पीशीज़ रहती हैं ख़त्म हो रही हैं। इसी तरीके से अमेज़ॉन का जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, जो प्रेशर हो रहा है वो इरिवर्सिबल है, यानी कि जो भी डैमेज हो जाएगा वो दोबारा सही नहीं होने वाला है। इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, रोड्स बन रहे हैं, बिल्डिंग्स बन रहे हैं, इसके वजह से नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं नदियों के किनारे, इसके वजह से पूरा का पूरा जंगल धीमे धीमे ख़त्म हो रहा है। अभी हमने रिपोर्ट में देखा 35% इज़ ऑलरेडी डैमेज्ड। मेजर्स क्या हो सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं? तो स्ट्रैटेजीज़, अप्रोचेस, कंजर्वेशन रिक्वायरमेंट, बहुत सारी चीज़ों के यहाँ पर मिला के अमेज़ॉन फॉरेस्ट को हम बचा सकते हैं। और इसमें कई कंट्रीज़ को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कोई एक कंट्री ही पूरे फॉरेस्ट को बचा सकता है। क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ हो सकती हैं? तो कन्वर्जन फ्री लैंडस्केप, सस्टेनेबिलिटी मैनेज फॉरेस्ट, लीगल ट्रेड, राइट ऑफ इंडिजिनस पीपल, वहाँ भी जो ट्राइब्स रहते हैं उनके राइट्स को ध्यान में रखें, जो भी कम्युनिटीज़ में होते हैं या फिर जो यहाँ पे यंग लोग हैं तो उनके बारे में यहाँ पर सोचा जाएगा। और जो भी स्ट्रैटेजीज़ है उसको अच्छे तरीके से मैनेज किया जाएगा, कंजर्वेशन को ध्यान में रखा जाएगा। और जो इंडिजिनस टेरिटरीज़ हैं, जैसे कि हम जानते हैं इंडिया में बहुत सारे ट्राइब्स हैं, उसी तरीके अमेज़ॉन में भी बहुत सारे ट्राइब्स हैं, तो उनको इन्वेड ना करके, उनको डिस्टर्ब ना करके पीसफुली रहने दिया जाए। और बहुत सारे क्रॉस कटिंग स्ट्रैटेजीज़ का भी यूज़ किया जाएगा, जैसे कि नॉलेज जनरेशन, कम्युनिकेशन या फिर पॉलिसीज़ हो गया। तो इस तरीके से अमेज़ॉन जंगल को बचाया जा सकता है। अब हम देख लेते हैं अमेज़ॉन रेन फॉरेस्ट क्या है। तो जैसा कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं, अमेज़ॉन रेन फॉरेस्ट अमेज़ॉन रिवर का ड्रेनेज का भी काम करता है। यहाँ की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज़ हैं और ये साउथ अमेरिका या फिर बहुत सारे कंट्रीज़ को मिलाकर 60 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। ये एक तरीके का क्लोज कैनोपी भी है और इक्वेटर के 28 डिग्री नॉर्थ या फिर साउथ लाई करता है। इक्वेटर क्या होता है आप जानते ही हैं, अर्थ को अगर आप सेंट्रल लाइन से डिवाइड करेंगे उसे हम इक्वेटर कहते हैं। तो 28 डिग्री नॉर्थ, 28 डिग्री साउथ में पूरा अमेज़ॉन फॉरेस्ट फैला हुआ है, राइट। और ये बहुत ही वेट प्लेस है, 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा यहाँ पर रेनफॉल आता है, चाहे सीजनली कह लीजिए या फिर थ्रू आउट द ईयर कह लीजिए। ब्राज़ील का 40% हिस्सा पूरी तरीके से कवर्ड है। और अमेज़ॉन के चारों तरफ क्या है वो हम देख लेते हैं। नॉर्थ में ग्विना हाईलैंड है, वेस्ट में एंडीज़ माउंटेन है, साउथ में ब्राज़ीलियन सेंट्रल प्लेटू है और ईस्ट में अटलांटिक ओशन है, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट अमेज़ॉन रेन फॉरेस्ट। सो मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक, बैम्बू फ्रूट्स ट्रिगर्स रैड बूम। दिस इज़ पार्ट ऑफ योर जीएस पेपर 3। तो आइए देखते हैं खबरों में क्या है। यहाँ पर न्यूज़ में बताया गया है, अ रिसर्च स्टडी ऑब्जर्व अ लिस्टेड अ लार्ज वैरायटी ऑफ एनिमल विजिटर्स प्रेडेटर्स अट्रैक्टेड बाय फ्रूट ऑफ फ्लावर ऑफ मोली बैम्बू। मोली बैम्बू का साइंटिफिक नेम क्या है? मेलोकाना बैसीफेरा। ये आपके एग्जाम्स में भी यहाँ से क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं, तो उसको ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर स्टडी में बताया गया है कि जो भी प्रेडेशन हो रहे हैं, जो भी एनिमल विजिटर्स हैं इस बैम्बू स्पीशीज़ में, उसका मेन रीज़न ये है कि इस बैम्बू स्पीशीज़ में शुगर का कंटेंट बहुत ही हाई होता है। मोली बैम्बू क्या होता है? तो एक तरीके का ट्रॉपिकल एवरग्रीन स्पीशीज़ ऑफ बैम्बू है, यानी कि बैम्बू का एक स्पीशीज़ है। ये लार्जेस्ट फ्रूट प्रोड्यूसिंग बैम्बू होते हैं और ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया म्यांमार रीजन में पाए जाते हैं। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के जो भी बैम्बू फॉरेस्ट कवर हैं उसका 90% हिस्सा मूली बैम्बू का स्पीशीज़ से ही भरा पड़ा हुआ है, राइट। इसको डिफ्यूज क्लम्प हैबिट से भी पहचाना जा सकता है। इस प्लांट को एज अ ऑर्नामेंटल प्लांट भी उगाया जाता है। ऑर्नामेंटल प्लांट क्या होते हैं? जो कि साज सज्जा के लिए होता है, मतलब दिखाने के लिए, डेकोरेशन के लिए होते हैं। मौतम एक इकोलॉजिकल फिनोमिना है जो कि हर 48 साल पे इसी स्पीशीज़ पर आता है। अब ये मौतम क्या होता है यहाँ पर जान लेते हैं। तो मौतम सिंपल सा मतलब है, मौतम मतलब होता है बैम्बू डेथ। बीजू में मौ का मतलब होता है बैम्बू और टम का मतलब होता है डेथ। तो मौतम की तरफ क्या होता है? तो साइक्लिकल होता है, मास बैम्बू फ्लावरिंग एंड लार्ज फ्रूट प्रोडक्शन अकर। तो इस समय क्या होता है, जैसा कि हमने देखा ये हर 48 साल में होता है। तो इस समय इस पीरियड में बहुत ही ज़्यादा फ्लावर्स उगते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रूट्स उगते हैं और बहुत सारे प्रेडेटर्स को ये इन्वाइट करते हैं, हर तरीके के प्रेडेटर्स, चाहे वो पॉलन प्रेडेटर्स हो गए, हनी बीज हो गए, फ्रूट प्रेडेटर्स में मिलीपेड्स, स्लग्स हो गए, स्नेल्स हो गए, फ्रूट ब्रोकर्स हो गए, या फिर सीडलिंग प्रेडेटर्स में रैबिट, डियर, इंसेक्ट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर इन्वेट करती हैं और इसको खाती हैं या फिर यूज़ करती हैं। इसी तरह से ब्लैक रैट्स, ये भी जो इस बैम्बू के फ्रूट्स होते हैं उन पर रिलाई करते हैं, उनको खाते हैं
और एक रैट फ्लड आ जाता है। क्यों? क्योंकि ये ब्लैक रैट्स आते हैं, उन पर फीड करते हैं और बहुत ही तेज़ी से मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई करते करते एक रैट का फ्लड आ जाता है, बहुत सारे चूहे आ जाते हैं और एक तरीके का फैमिन आ जाता है, और इस फैमिन में पूरे बैम्बू का स्पीशीज़ ख़त्म हो जाता है और बहुत सारे लोगों की भी जान चली जाती है। यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं 2019 में। यहाँ पर आप क्वेश्चन देख सकते हैं, 3 ऑप्शंस हैं, क्वेश्चन को पढ़िए, आंसर भी यहाँ पर दिया गया है, आप इसको समझ सकते हैं, राइट। मूविंग टू नेक्स्ट टॉपिक, इंडिया लॉन्चेस ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ SCO फॉर 2023 फॉर सिक्योर SCO GS पेपर 2 का पार्ट है। यहाँ पर देख लेते हैं, एक ऑफिशियल वेबसाइट लॉन्च किया गया, खबरों में बताया गया है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और इंडिया 2023 में चेयरमैन रहने वाला है। तो थीम क्या है यहाँ पर? सिक्योर SCO। सिक्योर का फुल फॉर्म क्या है? S का मतलब होता है सिक्योरिटी ऑफ सिटीजन, E का है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, C का है कनेक्टिविटी इन द रीजन, U का है यूनिटी, R का है रिस्पेक्ट ऑफ सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी, और E का है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। इंडिया को SCO का प्रेसिडेंसी समरकंद उज्बेकिस्तान में मिला था, और 2023 तक इंडिया ही इसकी प्रेसिडेंसी होल्ड करने वाला है। SCO क्या है? तो SCO एक इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें कौन कौन कंट्रीज आते हैं? तो यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। इसका एम क्या है? पीस, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को मेंटेन करना। ये 2001 में बना था, इसका चार्टर 2002 में साइन हुआ था और 2003 में फोर्स में आ गया था। 2001 के पहले कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान ये शंघाई 5 के मेंबर थे। शंघाई 5 1996 में फॉर्म हुआ था, एमर्ज हुआ था, ताकि जो भी बॉर्डर डिमार्केशन है, यानी कि बॉर्डर के बीच की जो लाइन है, या फिर डीमिलिटराइजेशन, कि किसी भी देश के बॉर्डर्स पे बहुत सारे मिलिट्री यूज़ होते हैं, तो देश जो होते हैं आपसी सहमति से उस बॉर्डर्स पे मिलिट्री का फोर्स कम करते हैं, ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट आसानी से हो सके। तो इस तरीके के बातों के लिए मीटिंग्स हुआ करती थी उस समय। 2001 में उज़्बेकिस्तान के ज्वाइन करने के बाद इसका नाम SCO कर दिया गया था। 2017 में इंडिया और पाकिस्तान भी SCO के मेंबर बन गए, और 17 सितंबर 2021 में ईरान को एक परमानेंट मेंबर SCO का अनाउंस कर दिया गया। सिग्निफिकेंस क्या होगा? तो रीजनल पर्सपेक्टिव से देखें, साइनो इंडिया बॉर्डर यानी कि चाइना इंडिया बॉर्डर बहुत ही पॉलिटिकली अनस्टेबल है। यहाँ पर आप देखते हैं अक्सर न्यूज़ में बना रहता है, चर्चा में बना रहता है। तो यहाँ पर ये इंडिया जब प्रेसिडेंसी होल्ड कर रहा है SCO का, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि इंडिया अपने आप को यहाँ पर कैसे प्रोजेक्ट करता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। चाहे आप जियो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव कह लीजिए या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट कह लीजिए, हर तरीके से इंडिया यहाँ पर अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकता है और एशियन डेवलपमेंट में मदद कर सकता है और ख़ुद को भी बहुत ही अच्छे से ग्रो कर सकता है, राइट। SCO का प्रेसिडेंसी, जैसा कि हमने ऑलरेडी देखा, इंडिया के नॉन परमानेंट मेंबरशिप ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उसके बाद यहाँ पर G20 समिट भी इंडिया होस्ट करने वाला है। अब ये सारी चीज़ें यहाँ पर सिग्निफिकेंस हो गई आपके SCO के, राइट। नेक्स्ट टॉपिक, मणिपुर संघाई फेस्टिवल बिगिंस मिड फैनफेयर। अभी संघाई फेस्टिवल क्या है, यहाँ पर खबरों में बताया गया है, टूरिज्म मिनिस्टर J किशन रेड्डी, इन्होंने बिगेस्ट टूरिज्म फेस्टिवल मणिपुर संघाई को लॉन्च किया है 21 नवंबर 2022 को। ये बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट मणिपुर में सेलिब्रेट किया जा रहा है। मणिपुर संघाई फेस्टिवल क्या है? तो ये एक कल्चरल एक्स्ट्रावेंजा है, यानी कि यहाँ की मणिपुर का यूनिकनेस को शो किया जाता है। मणिपुर का स्टेट एनिमल संघाई डियर है, उसको भी यहाँ पर बताया जाता है, शोकेस किया जाता है, क्योंकि वो सिर्फ केबुल लमजाओ नेशनल पार्क लोटकाक जो लेक पे है वहीं पर पाया जाता है और कहीं पर नहीं पाया जाता है। 10 दिन का फेस्टिवल है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का टूरिज्म सेक्टर को यहाँ पर डेवलप किया जाता है, प्रमोट किया जाता है, आप जान सकते हैं। तो स्टेट के ट्रेडिशन को शोकेस किया जाता है, और पहले इसको मणिपुर टूरिज्म फेस्टिवल कहा जाता है, लेकिन बाद में इसको रीनेम करके संघाई फेस्टिवल कर दिया गया था। इस फेस्टिवल का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो मणिपुर के वर्ल्ड क्लास टूरिज्म डेस्टिनेशन को प्रमोट करना। यहाँ पर टूरिज्म सेक्टर के जो भी पोटेंशियल है स्टेट्स के, कटलर, यहाँ पर कल्चर हो गया, हैंडलूम हो गया, हैंडीक्राफ्ट है, इन सब को शोकेस किया जाता है ताकि ये पूरी दुनिया में फैल सके। इस बार के थीम की बात करें तो फेस्टिवल ऑफ वननेस इस साल का थीम रहा है, और वही यहाँ के लोगों का जो कल्चर है उसको प्रमोट करना इस बार का मेन मकसद रहा है। मेजर फेस्टिवल मणिपुर की और बात करें तो ग्यांग नगाई, ये 5 दिन का फेस्टिवल है, दिसंबर जनवरी में सेलिब्रेट किया जाता है। लुइंगाई नी, ये कलेक्टिव फेस्टिवल है नागास का, ये 15 फरवरी हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। ये एक तरीके का सीड सोइंग फेस्टिवल है। अगला है योशांग, ये 5 दिन का फेस्टिवल है, ये फागुन के महीने से सेलिब्रेट किया जाता है। फुल मून जब डे आता है उसके 5 दिन तक ये सेलिब्रेट किया जाता है, राइट। अगला फेस्टिवल है थबाल चोंगबा, ये मणिपुर फोल्क डांस है। यहाँ पर लड़के और लड़कियाँ एक दूसरे का हाथ पकड़ के गाते हैं, डांस करते हैं। यहाँ पर दुर्गा पूजा के तरीके सेलिब्रेट किया जाता है, जैसे कि बंगाल में दुर्गा पूजा, बाकी सब जगह पर दिवाली सेलिब्रेट किया जाता है, यहाँ पर थबाल चोंगबा सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट इज चेराबो, तो ये मणिपुरी न्यू ईयर है, तो इसको भी अप्रैल मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है। और जो यहाँ पर गाँव वाले लोग होते हैं नियरेस्ट हिल टॉप को क्लाइम करते हैं, वहाँ पर अच्छे से इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। और आज का हमारा लास्ट टॉपिक होगा SI यूनिट्स में कुछ ऐड ऑन किए गए हैं।
तो यहाँ पर इंटरनेशनल साइंटिस्ट फ्रांस में गैदर हुए हैं और न्यू मैट्रिक प्रेफरेंसेस को यहाँ पर बनाया गया। क्या क्या बनाया गया यहाँ पर आप देख सकते हैं। प्रेफरेंसेस टू लार्जेस्ट नंबर यहाँ पर 10 टू द पावर हम हमेशा देखते हैं। यहाँ पर रोना 10 टू द पावर 27 ये लॉन्च किया गया और क्वेटा 10 टू द पावर 30 ये लॉन्च किया गया। प्रीफिक्सेस फ्रॉम स्मॉलेस्ट नंबर रोंटो 10 टू द पावर -27 और क्वेस्टो 10 टू द पावर -30। तो आप यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर प्री के लिए आपके बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। इंटरनेशनल एसआई यूनिट क्या होता है? तो एक तरीके का स्टैंडर्ड मेट्रिक सिस्टम है। जैसे कि अगर आप किसी चीज़ को मेजर करना चाहते हैं या मापना चाहते हैं, पूरी दुनिया में कॉमन यूनिट होना चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। मान लीजिए यहाँ पर आप चीनी खरीदने जाते हैं दुकान में, तो यहाँ पर 1 kg खरीदते हैं, पता चला आप अमेरिका में गए, वहाँ पर 1 मीटर में चीनी मिल रहा है, तो इस तरीके का प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए केजी अगर यहाँ पर जो माप है उसी तरीके से पूरी दुनिया में केजी कॉमन होगा, इसीलिए एसआई यूनिट बनाया गया, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। एसआई यूनिट सिस्टम क्या है ऑलरेडी हमने देख लिया। तो एक तरीके का वाइडली यूज टेक्निकल और साइंटिफिक रिसर्च है ताकि कन्फ्यूजन ना हो यूनिट्स का और पूरे दुनिया भर में सेम यूनिट यूज़ हो। यहाँ पर कुछ सारे यूनिट्स बताए गए हैं। लेंथ का एसआई यूनिट क्या है? लेंथ है, मास का किलोग्राम है, यहाँ पर मोल है, एसआई यूनिट ऑफ सब्सटेंसेज, ये सारे एसआई यूनिट हैं। और एसआई यूनिट यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइम का एसआई यूनिट सेकंड है, यहाँ पर सिंबल एस है। लेंथ का यहाँ पर एल एक्स आर मीटर है, मास का किलोग्राम है, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का केल्विन है, अमाउंट का मोल है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडल है। तो यहाँ से हमेशा कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपका बनते ही हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एसआई यूनिट होते हैं, तो उसको आप जान लीजिए, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप आपको सारे टॉपिक समझ में आ गए हैं। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन ऑलवेज राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विथ न्यू टॉपिक्स। टिल देन, गुड बाय।